दोनों के फोन याद रखो। चलो, वन पर्सन कंपनी, नॉमिनी का क्या हिसाब है और डायरेक्टर का क्या हिसाब? एक नॉमिनी एक डायरेक्टर, कुछ भी हो जाए एक नॉमिनी और एक डायरेक्टर से ऊपर हो सकता है क्या? सेम बंदा एक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है और दूसरी कंपनी में नॉमिनी हो सकता है, बस इससे ऊपर कुछ अलाउड है उसको? ठीक है। अगर ऐसा होता है कि जिस कंपनी में नॉमिनी है वहाँ का डायरेक्टर अगर मर गया तो इसका क्या सिचुएशन होगी? 180 दिन के अंदर ये हैज टू डिसाइड वेदर मैं उस कंपनी में डायरेक्टर बनूं या मैं अपनी कंपनी में रहूं और वहां के लिए एक और नॉमिनी अपॉइंट करूं। जमा? हाँ, कन्वर्जन किस किस में हो सकता है, किस किस में नहीं हो सकता? वन पर्सन कंपनी को किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? लोगों ने पढ़ा नहीं, लोगों ने नहीं पढ़ा। चैरिटेबल पर्पसेस कौन सी बोलते हैं उनको? सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज में ओबीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती, अदरवाइज पब्लिक और उसमें हो सकती है प्राइवेट। ठीक है, कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया 2 साल या तो मिनिमम 2 साल हो जाने चाहिए इनकॉर्पोरेशन के, या तो शेयर कैपिटल कितने से ऊपर और टर्नओवर। कौन सा और? वो और बताया तो था मैंने। नहीं, आपने बोले थे ना घर से पढ़ के आना। कौन सा? अरे यही वाला पार्ट, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी। हाँ तो उस पे आ रहे ना अपन, रुको तो सही। प्राइवेट कंपनी अपन ने देखे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? न्यू मेंबर मैक्सिमम 200। अच्छा, मेंबर्स और डायरेक्टर्स के बीच में फर्क है। डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है? 2 डायरेक्टर रहते हैं और मैक्सिमम नॉर्मली 15 रहते हैं, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अपन अमेंडमेंट करके उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में 50 को 100 बढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा सुनो, स्मॉल कंपनी में आते हैं, ये मैंने पढ़ने के लिए बोला था घर से। ठीक है, पढ़ के आए तो मैं तुमको मतलब बता दूं। 50 लाख का शेयर कैपिटल, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अच्छा मेरे को इसके मतलब समझाओ। देखो इसमें लिखा है कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ऊपर पेड अप कैपिटल नहीं होने को ना, और एज सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इट शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। इसका मतलब ये लाइन का मतलब क्या है? इतना सिंपल तो लिखा है इंग्लिश में यार, सिंपल इंग्लिश है और कुछ नहीं। मतलब ये बोलता है भैया, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के नीचे हो तो आपको स्मॉल कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कुछ पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि भैया इसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ भी रहेगा तो भी हम इसको स्मॉल कंपनी मानेंगे। अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है तो हो सकता है कि रिलायंस की कोई सब्सिडरी हो, ठीक है, और गवर्नमेंट को लगता है कि यार इसकी कोई भी सब्सिडरी हो, हम लोग चाहते हैं कि स्मॉल कंपनी क्राइटेरिया में रहे, हम उसको स्मॉल कंपनी के बेनिफिट देना चाहते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऐसे सोचती है तो वो 10 करोड़ के नीचे वाली कैपिटल को भी स्मॉल में रख सकती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो, वरना नहीं। तुम्हारे लिए जो लिमिट इंपॉर्टेंट है दैट इज 50 लाख ओनली। तुम लोगों को याद जो रखना है वो 50 लाख ही है। ठीक है, 10 करोड़ वाली लिमिट से कंफ्यूज नहीं होना, वो गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे। गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन मतलब, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर, मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर है, दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भैया हमको करना है कि नहीं करना। ठीक है, सो द लिमिट ऑफ 50 लाख इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा ये तो एक चीज हो गई। दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं? 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट, लास्ट करंट नहीं बोल रहा, उसको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस साल जो अभी चल रहा है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2021-22। इसके पहले वाला कौन सा? 2021। तो 2021 में अगर तुम्हारा टर्नओवर 2 करोड़ नहीं है, हाँ 2 करोड़, 2 करोड़ के ऊपर है तो तुम स्मॉल नहीं कंसिडर किए जाओगे, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और ये लिमिट को भी एक्सीड कर सकते हैं आप 100 करोड़ तक मैक्सिमम, लेकिन ये करेगी कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। पब्लिक कंपनी में एक और एक डाउट है, रुक जाओ, ये तो खत्म हो जाएगी। इसके एक्सेप्शंस देखो, कौन सी कंपनी कुछ भी कर
अच्छा ठीक है। हाँ, पब्लिक कंपनी में क्या डाउट है? नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यार ये पेन चार्ज हुआ क्या? बताओ। ठीक है। नहीं, सुनो, ये प्राइवेट में क्या लिखा था? हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ठीक है। सो ये जो ये वाला है ना, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट करेक्ट ऑल टुगेदर। ठीक है, क्योंकि मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख चाहिए ही आपको। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ टू स्टार्ट विद अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़। उसके नीचे आप ऐसा अगर चाहो कि मैं फ्री में चालू कर लूँ, कैपिटल नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है और एक लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप मिनिमम पेड अप कैपिटल ना रखो। यू हैव टू हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। मैं पेड अप की बात कर रहा हूँ, ऑथराइज्ड की नहीं। ऑथराइज्ड हमेशा ज़्यादा रहेगा, पेड अप से ज़्यादा हमेशा ऑथराइज्ड रहेगा। समझा निखिल? ऑथराइज का मतलब कि भैया कंपनी ने बोला है कि 10 लाख ऑथराइज्ड है, आप पेड अप सिर्फ 1 लाख कर रहे हो, मतलब आपने बुलाया सिर्फ 1 लाख है। आप 10 लाख तक बुला सकते हो कभी भी आगे चल के। आज की डेट में आपको ज़रूरत नहीं है 10 लाख की, लेकिन आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ी तो आप उसको 1 लाख को 10 लाख कर सकते हो। ठीक है, सेम अप्लाइज फॉर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की कुछ और लिमिट है, 1 लाख तो मिनिमम नहीं ज़रूरत होगी, शायद ज़्यादा ही होगी। ठीक है, नहीं इसका आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से 10 लाख है, वॉट आई फील। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द लिमिट, बट यू डोंट हैव इट इन द कोर्स ऑल्सो, तो टेंशन मत लेना। अच्छा, इसकी लिमिट देखो, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये अपने को पता है। ठीक है, ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा इग्नोर करना, ये तुम्हारा शेयर्स लिमिटेड बाय गारंटी वाले की बात करता है, इसको जाने देना अभी। अच्छा, मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम और डायरेक्टर्स की लिमिट। वाह, कौन बोला अनलिमिटेड? एक मिनट, डायरेक्टर की लिमिट 50 कहाँ से आई जरा? कहीं लिखा है क्या? 50 कहीं लिखा है क्या? पार्टनरशिप था वो, पार्टनर्स का था वो। ठीक है, 15 और 15 बताया था, 15। अरे भाई, पार्टनरशिप पे मैंने 50 बताया था, इसमें 15 मैक्सिमम बताया था, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट करके अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट इन योर कोर्स, बट मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ वो। ठीक है, सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और। अच्छा एक मिनट, मेरे को बताओ, इसमें डायरेक्टर्स मिनिमम कितने चाहिए? डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, मेंबर की बात नहीं कर रहा। अच्छा, कहाँ लिखा जरा बताना पढ़ के मेरे को। तुम बार बार पार्टनरशिप में चले आते। पक्का? मेंबर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स। मेंबर और डायरेक्टर में फर्क है, डायरेक्टर दो ही जरूरत है, ओनली 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मेंबर 7 चाहिए। चलो, कल सर्स की छुट्टी है तुम्हारी की क्लास है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी छुट्टी है कि क्लास है सर की? नो आइडिया अभी। गणेश चतुर्थी की रहती है कि नहीं रहती, आई डोंट नो। ठीक है, मैं सर से कंफर्म कर लूंगा, छोड़ो। नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है, मैं आ सकता हूँ। तुम लोग अगर पढ़ने को रेडी हो तो मैं आ सकता हूँ, बिकॉज 17th से लेकर 24 तक आई वोंट बी हियर, तो 1 हफ्ते की छुट्टी रहेगी तुम्हारी में। तू बाकी क्लास भी मत रखना, तू बाकी क्लास भी मत करना। ठीक है, बताता हूँ क्लास को। तू भी चल देना, चल।
अच्छा तो चल ना, मेरे साथ ही चल। सुनो, होल्डिंग सब्सिडरी, क्या क्या क्या? अच्छा वो वाली, तो उसके लिए हफ्ता भर थोड़ी ना लगता रे। हाँ ये बात तो सही है। हाँ सुनो, सब्सिडरी कंपनी के अपन कैसे पढ़े थे अपन ने? वोटिंग पावर वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मार्क करो वोटिंग पावर को। और ये और को अंडरलाइन करना या मार्क करना। और जो जो मैं अंडरलाइन करता हूँ ना, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट वाला अंडरलाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो मैं गोले मार रहा हूँ ना, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड्स पूरे लाइन में, वरना पता पड़ा पूरी बुक तुम अंडरलाइन करके बैठ जाऊंगा। बोले सर आप ही ने तो किया था पूरी बुक अंडरलाइन। ठीक है, देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन सी? ये सीधा सीधा बोल रहा है कि बॉस, अगर आपका कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, अगर उसकी कोई सब्सिडरी होती है तो उसको भी अपन पब्लिक ही मानेंगे, भले ही वो प्राइवेट क्यों ना हो, क्योंकि वो पब्लिक की सब्सिडरी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। सब्सिडरी ले सकता है वो, बट वो उसका कन्वर्जन रूल लगता है उसमें, दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो, उसमें कन्वर्जन आता है। ठीक है, पॉसिबल है बट इट इज़ वेरी, कैसे बताऊँ, मतलब इट इज़ नॉट फीजिबल, उसको कन्वर्ट करने का जो खर्चा है और जो प्रोसेस है, बट नॉट फीजिबल। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ये एग्जाम्पल पढ़ो जरा, एक एक बार ये लाइन पढ़ना। नो कंपनी शैल हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी। 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरी का मतलब, लेयर बोल रहा है, लेयर, लेयरिंग, लेयरिंग, ये लेयर्स होती है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? अगर एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है बी कंपनी, मतलब ए की 51% होल्डिंग इसके पास है। ठीक है, अब बी की एक और हो सकती है सी, ये 2 लेयर हो गई, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर। अब ये बोल रहा है कि इससे नीचे नहीं जाओ, बस इतने पे सीमित है, दिस इज लिमिटेड टू दिस, ये इज नॉट अलाउड। जमा 2 लेयर, नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज। अब ये एग्जाम्पल पढ़ो, A will be a subsidiary of B if B controls the composition of board of directors of A. जमा 51% की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दैट इज इफ बी कैन विदाउट द कंसेंट और द अप्रूवल ऑफ एनी पर्सन अपॉइंट और रिमूव अ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए। इसका मतलब ये बता रहा है बॉस कि कंट्रोल्स द कंपोजिशन का मतलब है कि बिना किसी के अप्रूवल और कंसेंट के ये बी कंपनी अपॉइंट और रिमूव कर सकती है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ ए। जो कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन बता रहे हैं कि भैया उनके अंडर में कंट्रोल है। एक कंपनी के अंडर अगर होल्डिंग है और सब्सिडरी है, ये रिलेशन अगर अपने को प्रूव करना है तो कंट्रोल है, कंट्रोल होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कंट्रोल से क्या मतलब है इसका, वो कि बिना किसी और की परमिशन से या बिना उस कंपनी की परमिशन से जिस कंपनी में ये लोग डायरेक्टर हैं, बिना उसकी परमिशन के ये लोग उसको अपॉइंट और रिमूव कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग, तो ये हम लोग सब्सिडरी कंसिडर कर सकते हैं। जमा नहीं, शक्लों से नहीं लग रहा। हाँ हाँ, नहीं, मेजॉरिटी आपको कॉम्पोजिशन कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो या तो आप एक में दे दो उसको कंट्रोल। इफ यू वांट टू बी कॉल्ड एज अ सब्सिडरी, यू हैव टू गिव अ कंट्रोल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू वन कंपनी। ठीक है, और किसी के कोई डाउट इसमें? जम रहा है ट्विंकल नाम?
प्रियांशी, राइट। मेरे को 1-2 दिन देना, हाँ, नाम भूल जाऊंगा मैं 1-2 दिन तक, ठीक है। अच्छा, फिर नॉर्मल अपना सिनेरियो, ए विल बी द सब्सिडरी ऑफ बी इफ इट होल्ड्स मोर देन 50%, ठीक है। ये वोटिंग पावर होती है, नॉर्मली शेयर कैपिटल भी लिखा है इसमें, लेकिन तुमको वोटिंग पावर लिखना है, ठीक है। वोटिंग और होल्डिंग में मेरे पास डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, मेरे पास प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, मेरे पास कुछ भी हो सकता है। वोटिंग पावर इज ओनली इक्विटी, कंसर्न ओनली विद इक्विटी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 3 देखो, बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, इसका एक चार्ट बनाओ। बी इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, मतलब ए के पास इसकी 51% होल्डिंग है, ठीक है। एंड सी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी, मतलब बी के पास 51% ऑफ सी है, ठीक है। इन सच अ केस सी विल बी द सब्सिडरी ऑफ ए इनडायरेक्टली, ये जमा, मतलब ए की होल्डिंग सी में भी होगी, कितने परसेंट होगी? 51। हाँ, तो कितना हुआ वो? 26.01%। तो वो कौन सी कहलाएगी? मोर देन 20% इज कॉल्ड एज एन, करेक्ट, ठीक है। अच्छा सुनो, ये तो आधा क्वेश्चन था, अब ये देखो, इन लाइक मैनर डी इज अ सब्सिडरी ऑफ सी, डी विल बी अ सब्सिडरी ऑफ बी एज वेल एज ऑफ ए। अगर इसके नीचे एक और लेयर जाते डी, तो डी भी ए की रहती, डी और बी दो की रहती, और ए की भी सब्सिडरी रहती, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा, ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन, पढ़ो ये वाली लाइन। ये लास्ट लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अंडरलाइन मत कर रे, पूरा मार्क कर देता है तो सीधा। कलरफुल बुक देखेगा क्या पूरी पेपर में? समझ में तो, अबे तो तेरे को तो मार्किंग दिखनी चाहिए। चलो फिर ठीक है। क्या बोल रहा है, कुछ समझा क्या? ऊपर जो अपन ने पढ़े थे कि अगर पब्लिक कंपनी के बीच, पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी अपन पब्लिक बोलेंगे, भले ही उसके आर्टिकल्स में वो प्राइवेट ही रहेगी। ये लाइन का कहने का मतलब वही है। हम्म हाँ हाँ हाँ, एसोसिएट बोला जाएगा, बट इट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी अ सब्सिडरी ऑफ ए। नाम अपन एसोसिएट दे रहे, बात अलग है, बट वो इट विल कंटिन्यू टू बी अ सब्सिडरी बिकॉज उसको पार्ट होल्डिंग, लेयर होल्डिंग में आ रहा है वो। लेयर होल्डिंग इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, इतने डीप में मत जाओ, उस पर क्वेश्चन नहीं आते तुमको, लेकिन अगर समझने के लिए समझना है तो ऐसा समझो कि लेयर कंसेप्ट में जब आपके पास सब्सिडरीज रहती हैं तो लेयर के हिसाब से आपके परसेंटेज डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेट होल्डिंग तो सेम पेरेंट कंपनी के पास रहेगी। पेरेंट कंपनी तुम्हारी ए है, यस यस, तो वो मेजॉरिटी होल्डिंग तो ऑलरेडी होल्ड कर ही रही है उसमें, ठीक है। सो अगर ऐसे देखोगे तो इट इज एसोसिएट, बट अगर लाइन से देखोगे तो इट इज स्टिल अ सब्सिडरी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ फिड्यूशियरी कैपेसिटी? फिड्यूशियरी कैपेसिटी क्या होता है, किसी को आइडिया है? हाँ ठीक है, तुमने पढ़ के बताया क्या रहा? चलो ठीक है, पढ़ ही लिया तो पूरा पढ़ लो फिर। देखो, holding only in the capacity of a trustee. For instance, when a company holds shares or exercises power on behalf of any individual,
wherein the company is just a trustee holding shares that is in good faith, trust or confidence. ये बोलना चाह रहा है बॉस, अगर 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 अपन ने कोई कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहा है कोई इंडिविजुअल, और वो सिर्फ किसी के बिहाफ में होल्ड कर रहा है, वो खुद उसका ओनर नहीं है शेयर का, ही इज नॉट द ओनर बट ही इज होल्डिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ऐसा कौन से सिनेरियो में भी हो सकता है? जब बंदा माइनर हो, उसके बिहाफ में कोई और बंदा होल्ड कर रहा हो कोई चीज, पॉसिबल है। जब वो मेजर हो जाएगा तब उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर और कोई वजह से, ठीक है, और कोई वजह से और कोई तरीके से वो किसी और के बिहाफ में होल्ड कर रहा है। यस यस बिल्कुल 100% हो सकता है, ठीक है। सो किसी और के बिहाफ में वो होल्ड कर रहा है। चलो, एसोसिएट कंपनी बोलना, एक मिनट, जिसने एसोसिएट नहीं पढ़ा है एक बार रीड कर लो प्लीज, तुम लोग घर पे रीड करोगे नहीं मेरे को पता है, यहीं पे कर लो। हाँ बोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, बराबर बराबर, ठीक है, ठीक है, हम्म, दूसरी वाली सब्सिडरी का ऑटोमेटिकली मिलेगा, ऑब्वियसली यार। तू मेरे को बता, अगर मैं जियो का शेयर, अगर आज की डेट में मैं रिलायंस का शेयर खरीद रहा हूँ, तो क्या मुझे जियो की थोड़ी सी होल्डिंग नहीं मिल रही है? बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी, है ना, तो वो तो ऑब्वियसली मिलेगा ही ना। एसोसिएट पढ़ेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब समझाओ मेरे को। ट्विंकल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब बताना बेटा। रुक जाओ ना रे, तुम लोग का नाम ट्विंकल है? रुको, ट्विंकल नहीं, देर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, इसमें लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं अभी तक। ऑफ वॉट? 20% ऑफ क्या? अच्छा ठीक है, ईयर, अच्छा ऊपर जो सब्सिडरी पढ़ रहे थे उसमें अपन 51% ऑफ क्या था? वोटिंग पावर। हमेशा अपन वोटिंग पावर का वर्ड यूज कर रहे हैं, पहले ये शेयर कैपिटल हुआ करता था, बट नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड वोटिंग पावर फॉर एवरीथिंग, फॉर दैट 51% ऑल्सो एंड फॉर दिस 20% ऑल्सो, ठीक है। सो 20% से ज़्यादा की अगर होल्डिंग है और 50% से कम है तो वो एसोसिएट कहलाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर 50% से ऊपर चली जाएगी तो इट विल बिकम अ करेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल देख चुके अपन। गवर्नमेंट कंपनी तुम लोग मेरे को बता चुके हो, गवर्नमेंट कंपनी 51% की होल्डिंग होनी चाहिए मिनिमम, स्टेट सेंट्रल कोई भी चलता, एक भी चलता दूसरा भी चलता, दोनों का मिला के भी चलता, ठीक है। ये देखो 51% से कम नहीं होने को होना, स्टेट सेंट्रल, और या तो पार्टली बाय स्टेट पार्टली बाय सेंट्रल, ठीक है। अच्छा, और ये वर्ड ध्यान रखना हर बार, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप आएगा ही नहीं तुमको, ऑथराइज कई बार शायद ट्विस्ट करने के लिए पूछ लेगी, भैया ऑथराइज जितना है, वी डोंट वी हैव, अपने को कुछ करना ही नहीं है ऑथराइज से, अपने को पेड अप से मतलब है, ठीक है, कितना पेड अप हुआ है। सब्सक्राइब भी ध्यान नहीं देना, कॉल्ड अनकॉल्ड भाड़ में जाए, पेड अप कितना है, ठीक है। अच्छा, फॉरेन कंपनी अपन ने देखे थे, अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, a company which is incorporated outside India which has a place of business in India whether by itself or physically or through any electronic mode, ठीक है। Amazon का एक इंडिया INC लिख के आता है जब उसके इंडिया में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। Amazon, यार तुम लोग गूगल देखते हो ना, ठीक है,
अब मेरे को बताओ, गूगल को अगर मैं कहीं पे भी सर्च करता तो उसमें डॉट कॉम लिख के आता, इंडिया में अपने डॉट को डॉट इन लिख के आता, ये देखा है तुमने? तो को डॉट इन क्या रहता है? इंडियन का इंडियन डोमेन रहता है वो, ये पता है कि नहीं तुमको? होता होगा। अबे दिन भर तो गूगल देखते हो, ये नहीं पता है तुमको? सबकी अलग आईडीज रहती है, इसमें तुमको ऑप्शन दिया जाता है गूगल में जब तुम करते हो कि तुमको डॉट कॉम वाला चाहिए कि डॉट को डॉट इन चाहिए। याहू में भी ऑप्शन दिया जाता है कि तुमको एंड में क्या चाहिए। ठीक है, कॉम इज यूनिवर्सल, ये वाला तुम्हारा इंडिया का रहता है, को डॉट इन। ठीक है, वो अलग रहता है, उसका मेरे को नहीं पता। अबे यार अपन अभी इसकी क्लास में थोड़ी ना यार, तुम लोग मेरे से आईटी पढ़वा लो। सुनो, देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है कि भैया कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो अमेजोन का पहला इनकॉर्पोरेशन तो ऑब्वियसली यूएस में था। ठीक है, उसके बाद इंडिया में उसने एक कंपनी चालू करी, बट दैट कंपनी इज ऑब्वियसली अ सब्सिडरी ऑफ दैट। ठीक है, या उसने अलग भी अगर खोला है तो इट हैज़ अ बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया के बाहर से बिजनेस कनेक्शन है, इंडिया में एक कंपनी खोल के रखा है, इंडिया में काम कर रहा है, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली अमेजोन का फिजिकल प्रेजेंस है इंडिया में? कौन नहीं बोला बे? अमेजोन का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। तेरे घर पे जो डब्बे आते हैं वो काहे के रहते हैं? अमेजोन के पार्सल जो आते हैं काहे के रहते हो? फिजिकल प्रेजेंस नहीं है क्या उसका? उसके यहाँ पे लोग नहीं है क्या? है ना? किसका? जूम का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, करेक्ट, बट जूम इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड भी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। लाइट गई क्या? चलो कोई नहीं, नहीं कंप्यूटर तो चालू है ना, रिकॉर्ड होगा ना यार। सुनना, फोन ले लिया फिर से तूने? अच्छा सुनो, अरे यार मैं पेन का भी क्या करूंगा, तुमको दिखेगा थोड़े में। हाँ, देख सकते हो तो चालू कर लो ना यार। वेरी नाइस, हाँ दे दो दे दो। नहीं, लिंक कहाँ से मिलेगा तुमको? उससे मिलेगा, बाहर से मिलेगा, लिंक ले आ, सबको फॉरवर्ड कर दो। अच्छा, अगर तुमको बुक में भी दिख रहा होगा तो पार्ट सी में जो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनीज, उसमें देखो नीचे लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट सच एज कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, यस, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, ये सब फालतू का इतना सारा लिखना नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट देखना, लिखा हुआ है सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। इसका मतलब प्रॉफिट होता है उसको, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट होता ही नहीं। तो तुमको दिख रहा है ना, देख तो लो उसमें, बुक में तो दिख ही रहा है ना। रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? चालू है ना? आजा फिर, जान दो, आजा आजा आजा, छोड़ दो। बुक में दिख रहा है ना, बहुत है। ओए बुक में दिख रहा है बहुत है, जूम मीटिंग चालू नहीं है। हो रही है, चलो ठीक है कर लेना। आज बहुत कर रहा है यार, चलो कोई नहीं। सुनो 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 सुनो, देखो, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वो मेंबर्स की भलाई के लिए यूज कर रहा है पूरा का पूरा प्रॉफिट, जो भी उसको होता है, इट इज प्रोहिबिटिंग द पेमेंट्स ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर्स को उसका कोई भी हिस्सा देने को तैयार नहीं है वो। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द बेनिफिट एंड द प्रमोशन ऑफ ऑल द मेंबर्स, लेकिन पैसा देना और डिविडेंड देना इज नॉट द पर्पज ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल कंपनी। ठीक है, वो सिर्फ वापस पैसा वो री इन्वेस्ट कर सकती है चीज़ों को और अच्छा करने में, वो मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भैया कैन अ चैरिटेबल कंपनी गिव डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, ये अभी तुम बता रहे हो,
पेपर में याद रहेगा नहीं, इसलिए उसको स्टार मार्क करके रखो वहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन के नाम से। अच्छा, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस, ऑब्वियस सी बात है चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के लाइसेंसेस गवर्नमेंट इशू करेगी, ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारी की सारी पावर किसको डेलीगेट करके रखी है? डेलीगेट करने का मतलब पास ऑन कर दिया, असाइन कर दिया, पास ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी पावर उसने आरओसी को पास ऑन कर दिया। आरओसी बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार, ठीक है, ट्रार, हाँ बस बस बस। हो रही क्या? हेलो हेलो। अबे बंद करो, वेट, जल्दी जल्दी। सुनो, इसकी पेनल्टी देख लो, ये देखो। बे यार कौन चालू है किसका? देखो, अगर आप सेक्शन 8 कंपनीज में कोई भी इशू करते हो या कोई भी कंप्लायंसेस पूरे नहीं करते हो तो पनिशमेंट देख लो। 10 लाख का फाइन है जो एक्सटेंड कर सकता है 1 करोड़ रुपए तक, सारे डायरेक्टर्स को, सारे ऑफिसर्स को, ठीक है। और सारे ऑफिसर्स और डायरेक्टर शैल बी मतलब शैल बी पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 ईयर्स, 3 साल की जेल, with a fine that will be varying from 25,000 rupees to 25 lakh rupees। तला भी आ गया, वाह, बैठा ही था गए। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सेम चीज़ है वो, देखो वायलेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट अगर रहता है तो वो आपके जो सेक्शन 8 का लाइसेंस उनने इशू किया है गवर्नमेंट ने, वो उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ा हुआ है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया है कि भैया आपके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के जो भी चीज़ें रहती है, जैसे प्रॉपर्टीज़ और पावर्स क्या क्या रह सकती है उसकी, राइट्स क्या रह सकते हैं, इंटरेस्ट क्या रह सकता है, तो ये सब चीज़ें उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया, बट क्वेश्चन कभी नहीं आता इन चीज़ों पे, ठीक है। पेनल्टीज़ पे आ सकता है, पेनल्टीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है 100%, नहीं, ठीक है। अच्छा, ये उसके वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले जो अपन ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, ऑपरेट्स अंडर स्पेशल लाइसेंस, नीड नॉट यूज द वर्ड प्राइवेट और लिमिटेड। जमा क्या है? नहीं, ये देखो, ऑन रेवोकेशन गवर्नमेंट में कन्वर्ट इट्स स्टेटस, अगर उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो उसके स्टेटस को गवर्नमेंट कन्वर्ट करके या तो प्राइवेट में डाल सकती है या पब्लिक में डाल सकती है, ठीक है, या तो उसको पूरा बंद कर सकती है या तो उसको कोई और कंपनी के साथ में मर्ज कर सकती है जिसका ऑब्जेक्ट सिमिलर है। मतलब अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भैया ये कंपनी बराबर काम नहीं कर रही है तो किसी सिमिलर कंपनी वाले किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाले कंपनी के साथ उसको मर्ज कर सकती है वो, ठीक है। अच्छा, कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग 14 डेज क्लियर नोटिस। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको एजीएम बुलानी रहती है ना तो आपको 20, एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब साल में एक बार सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और डिसीजंस लेते हैं कुछ, ठीक है। ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, फिजिकली भी मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये एजीएम कंडक्ट करनी है आपको तो इसका नोटिस आपको कितने दिन पहले देना पड़ेगा? नॉर्मली 21 डेज होता है नॉर्मल कंपनीज के लिए, लेकिन ये जो सेक्शन 8 वाली कंपनीज है इनके लिए आप 14 दिन का नोटिस भी दोगे ना तो भी बहुत है। 14 डेज, वर्किंग डेज का इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रिवोकेशन मतलब उसको हटाना, कैंसिल करना कोई चीज़ को, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी है ना, ये तुमको एक्सप्लेनेशन आएगा सीए फाइनल में कि ये होती क्या है।
नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी बेसिकली डिसाइड करती है कि भैया हम कितना रेम्यूनरेशन देने वाले हैं डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को, कितना पैसा देंगे उनको, ये सब लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। अच्छा, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। तो वही तो पढ़ रहे हैं अपन, सेक्शन 8 कंपनी चल रहा है भाई, तू क्या पढ़ रहा? तू कुछ देख ले कहीं और, तो मार्क नहीं कर रहा तू। सेक्शन 8 ही चल रहा है भाई, और कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, डोरमेंट कंपनी के बारे में क्या बताया था मैंने? यस, उसका कुछ काम चालू नहीं हुआ अभी, बहुत समय से वो ऐसी पड़ी हुई है। अच्छा, उसके फीचर्स देख लो, देखो, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold a asset or an intellectual property. What is an intellectual property? Yes, intellectual का मतलब बहुत ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग का इजाद है, ठीक है। पेटेंट कॉपीराइट्स कौन सी चीज का कराते हैं अपन? विच वी हैव क्रिएटेड, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। और होल्डिंग ऑफ एसेट, ठीक है, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसने वर्ड सिग्निफिकेंट यूज किया है, ठीक है, मतलब छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे भैया हम लोग आरओसी की फीस पे कर रहे हैं, ऑडिटर की फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कर रहे हैं हम, लीगल चार्जेस भर दे रहे, लेकिन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, मतलब कमाई नहीं हो रही और बड़े एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है साल भर से अकाउंट्स, कुछ नहीं हो रहा उसमें। अब सच अ कंपनी और an inactive company may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company. एक कंपनी अपन ने खोली प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया, अपन ने स्टोन क्रशर ले लिया। स्टोन क्रशर जो आते हैं ना, वो छोड़ो, नहीं समझेगा तुम। रोड बनाने वाली मशीन आती ना, सीमेंट वाली मशीन, सीमेंट की रोड बनती ना, देख बेटा, मिट्टी ईटा गिट्टी मिलाते हैं अपन उसमें, ठीक है, सीमेंट बनाते उसका, उन्हीं वो मसाला तैयार करते। हाँ हाँ हाँ, गोल गोल वाली, ठीक है। तो वो मशीन अपन ने खरीदी कंपनी में, एसेट होल्ड करने के लिए अपन ने वो कंपनी बना ली। अब वो एसेट होल्ड कर रहे हैं उसमें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, साल भर से कोई काम नहीं हुआ उसमें, अपने को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा, कोई भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। अपन साल भर में क्या कर रहे हैं, सिर्फ लीगल चार्जेस पे कर रहे, आरओसी की फीस पे कर रहे, ऑडिटर की फीस पे कर रहे हैं और अकाउंटिंग की फीस पे कर रहे हैं, और कुछ कर ही नहीं रहे उसमें, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस अमाउंट टू समथिंग जो भैया बहुत मेजर हो। आपको टेंडर मिला, आपने उसके लिए पैसे भरे, या आपको टेंडर का पैसा आया, या आपने किसी को सैलरी दी, दैट मीन्स कि भैया आपके यार मेजर काम हो रहा है, ठीक है। अब उसमें नीचे उसने स्पेसिफाई किया है, देखो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को उसने स्पेसिफाई किया है, मतलब क्या है, पेमेंट ऑफ फीस बाय द रजिस्ट्रार, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन अ, मतलब ये ट्रांजैक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट। बता रहा हूं, सुनो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, ये जो चार लिखे हैं ना, इनके अलावा जो भी करोगे वो सिग्निफिकेंट है। अदर देन लिखा है, अदर देन मार्क करना, मतलब तुम इसको सिग्निफिकेंट मान के लिख के आ जाओगे, ठीक है। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। पेमेंट ऑफ फीस टू द बाय द कंपनी टू द रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, लीगल फीस समझ लो। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस, झाड़ू पोछा वाला, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला नहीं है। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो कंपनी में सिग्निफिकेंटली कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें लिखो, देखो अदर देन लिखा है, ये जो गोला मारा है मैंने, दिस इज अदर देन, ठीक है। बहुत ध्यान से, मैंने 2 3 4 बार रिपीट कर दिया इस चीज को। दीज 4 ट्रांजैक्शंस आर नॉट सिग्निफिकेंट, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन दिस इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑब्वियसली वो तो लगेगी यार, अगर इसको भी तुम सिग्निफिकेंट मानने लग जाओगे तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कभी मिलेगा ही नहीं। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्यों लेती है कंपनीज? ताकि उनको कंप्लायंसेस कम करने पड़े। मैंने बताया था साल भर में कम से कम 10 से 12 आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, AGT, MGT 7, AOC 4, AOC 1, ऐसे करके कम से कम 6 से 7 फॉर्म्स है जो साल भर में आपको भरने पड़ते हैं कंपनी के ROC के पोर्टल में, ठीक है। वो डायरेक्टर नहीं, CS भरता है, मतलब अपन किसी को असाइन कर देते कि भैया तू भर देना, ठीक है।
नहीं भरा है तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि भरना है, और नहीं भरोगे तो पेनल्टी है, 10-10 20-20 हज़ार की पेनल्टी लगती है साल भर में। तो अब हर बार ये ध्यान रखना, साला वैसे ही कंपनी चल नहीं रही है और ये सब चीज़ें ध्यान रख के करना, इतने सारे फॉर्म्स भरना, तो इट इज़ नॉट फीजिबल। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बॉस अगर आपकी कंपनी नहीं चल रही है और आपको कंपनी कंटिन्यू रखनी है क्योंकि आपको लगता है कि आगे चल के आपका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, तो आप वो कंपनी बंद नहीं करना चाहते, तो आप एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो, तो उसमें आपके कंप्लाइंसेज आर रिड्यूस टू ओनली 25%। जो आपको 10-20 चीज़ें करनी पड़ती थी उसकी जगह आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें करनी पड़ेगी साल में, आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, ठीक है। तो ये उनने फैसिलिटी दे के रखी है। हाँ हाँ गवर्नमेंट कंपनी से हट के, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा डोरमेंट कंपनी से हट के, ऐसा गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं, हाँ डोरमेंट कंपनी से हट के एक्टिव हो जाएंगी, हाँ करेक्ट, ठीक है। उसके लिए भी तुमको अप्लाई करना पड़ेगा, डोरमेंट से एक्टिव पे कन्वर्ट करने के लिए आरओसी को तुमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और वो स्टेटस लेना पड़ेगा। अरे लेकिन उनको तो पता पड़ जाएगा ना, जब तुम नेक्स्ट ईयर के वो, जब तुम बैलेंस शीट और पीएनएल अपलोड करोगे नेक्स्ट ईयर के, तो उनको दिख जाएगा ना भैया ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मेंटेन कैसे नहीं करोगे यार, कंपनीज में इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हर साल तुमको अपने बैलेंस शीट और पीएनएल सबमिट करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम हटा देंगे वो कंपनीज की लिस्ट से, ठीक है। हाँ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। लिस्टेड कंपनी के कंप्लायंसेस पता है क्या देखो बेटे, वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, वो डीलिस्ट हो चुकी होगी या डीलिस्टिंग, या वो डीलिस्टिंग के प्रोसेस में होगी, अच्छे से चेक करना, क्लास के बाद चल चल। अच्छा सुनो 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 सुनो, ये देखो इनएक्टिव कंपनी, इसने कौन सी चीज को बोला है, ये जो इसने ऊपर बोला था ना इनएक्टिव कंपनी, ये इनएक्टिव कंपनी का एक्सप्लेन कर रहा है। देखो इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years, or has not filed the financial statements and the annual returns for the last 2 financial years। मतलब या तो उसने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं किए पिछले 2 साल में, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स दोनों का फर्क बता सकते हो मुझे? व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और व्हाट आर एनुअल रिटर्न्स, क्या फर्क है दोनों में? बराबर, जो इनकम टैक्स का फॉर्म भरते ना अपन हर साल रिटर्न भरते इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, आईटीआर, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो आईटीआर इज योर एनुअल रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली पीएनएल, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, जितने भी शेड्यूल्स हैं, जितनी भी बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट, पीएनएल और जितने भी शेड्यूल्स हैं, दे फॉर्म योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो अब ये डोरमेंट कंपनी बराबर समझा कि डोरमेंट कंपनी कैसे बनेगी, इनएक्टिव को क्या बोलते हैं, कितने साल तक इनएक्टिव रहना चाहिए तब जाके आप डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा निधि कंपनी, ये देखो निधि कंपनी बनाने का वो क्या है, मोटिव क्या है, इट इज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब कॉस्ट कटिंग या सेविंग अमंग द मेंबर्स। पैसे बचाने के लिए फॉर्म होती है ये, हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते रहो और फिर जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ले लो उससे लोन, ठीक है। अच्छा ये रेगुलराइज्ड है, ये देखो लिखा भी है, ये रूल्स को कंप्लाई करना पड़ता है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। लेकिन जो तुम बीसी की बात कर रहे हो वो कोई रेगुलराइज नहीं है, कोई पैसा लेके भाग गया ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते उसमें, और बहुत बार ऐसे ही होता है, बीसी बनती है, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, जो 2 लोग पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं वो लेके भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है, निधि कंपनी प्रॉपर उसका एक क्राइटेरिया रहता है, मतलब इसको फॉर्म करने के लिए यू ऑलमोस्ट नीड अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीस मिनिमम कैपिटल चाहिए है, और इसके अलावा इसके कंप्लायंसेस इतने हैं कि तुम भाग नहीं सकते, ठीक है। अच्छा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अपन ने देखे थे, ये देखो LIC, IDFC, UTI, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे एक्ट्स, ऐसे कंपनीज जिनके लिए खुद के एक्ट बने हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉम्पिटिशन का मैंने बोला था कि उसके लिए अलग एक्ट से गवर्न होता है वो, इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। बैंकिंग के लिए मैंने बोला था बैंकिंग का अलग एक्ट है,
बैंकिंग कंपनी सारी उस एक्ट से गवर्न होती है, ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो द सेम। अच्छा चलो इस पे आओ फटाक से। काय का कल टाइम भी नहीं हुआ अभी, 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा, कल सीधा। आज आज पन्ने ज़्यादा पलटे अपन ने, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, सब पढ़ा हुआ था अपना। यस। अच्छा प्रमोटर कौन होता है बंदा, ये बताओ जरा। हाँ यस यस, सही बोल रहे हो। और बाकी कोई बताएगा इन दोनों के अलावा प्रमोटर क्या होता है, कौन होता है? वो अलग हो गया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो। एक कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ मतलब मैं नहीं, तुम लोग हो, मैं सीए हूँ, ठीक है। तुम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तुम मेरे पास आए बोले सर हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो सारे कागज वगैरह तो मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, सारा काम मैं कर रहा हूँ, तो इसमें प्रमोटर कौन हुआ, मैं हुआ कि ये हुआ? सबका क्या कहना है? काम तो मैं कर रहा ना सारा, सारी मेहनत मैं कर रहा। ठीक है करेक्ट, ये वेरी नाइस, मैं सुनना चाहता था। मैं भले ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट ओरिजिनल आइडिया इनकॉर्पोरेशन किसका था? तुम लोग का था, ठीक है। तुम लोगों की जो वर्क रिसर्च थी या जो भी किया था तुम लोगों ने किया था, मैंने कुछ किया था क्या? मैं सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन सब चीज़ें भर के पैसे भर रहा हूँ, पैसे भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं, ठीक है। सो द कंपनी इज नॉट माइन एंड आई एम नॉट द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी। प्रमोटर कौन है? वो बंदा जो आइडिया को इनकॉर्पोरेट करता है, जो एक्सपेंसेस बेयर करता है, जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को बेयर करता है। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस मतलब जो इनकॉर्पोरेट करने के पहले के खर्चे हैं, ठीक है, वो सारे तुम बेयर कर रहे हो, सारी मेहनत तुम कर रहे हो, सिर्फ इनकॉर्पोरेट करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर, प्रमोटर वही बंदा कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये देखो, प्रमोटर वो बंदा होता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ हो। अगर अपन कंपनी को कभी लिस्ट करने जा रहे होते हैं तो प्रमोटर्स के एक प्रोस्पेक्टस आता है। प्रोस्पेक्टस पता है क्या होता है? वो अलग चीज हो गई। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज समथिंग डिफरेंट, प्रोस्पेक्टस इज समथिंग डिफरेंट। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है, पब्लिक को देना पड़ता है। यस, आप पब्लिक को प्रोस्पेक्टस बांटते हो ताकि उनको पता पड़े आपकी कंपनी में होता क्या है एक्चुअली, आपकी कंपनी की शेयर होल्डिंग क्या है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स क्या है आपकी कंपनी के, आपकी कंपनी कितने साल से इनकॉर्पोरेटेड है, आपकी कंपनी करती क्या है, आपकी कंपनी के मेजर क्रेडिटर्स और डेटर्स कौन है, आप माल किससे लेते हो, आप माल किसको सप्लाई करते हो, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रमोटर कौन है। या तो एनी पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इस बंदे को अपन प्रमोटर बोल सकते हैं। और इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू। रतन टाटा, रतन टाटा को अपन प्रमोटर बोल सकते हैं क्या, टाटा ग्रुप का? ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से पूरा बोर्ड चलता है। उस उसके फादर ने इनकॉर्पोरेट किया था कंपनी, बट ही, यस, नहीं जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा थे वो। रतन टाटा एक ही है बॉस। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जे आर डी टाटा, जे आर डी टाटा, जे आर डी नाम सुना है क्या? जमशेद जी टाटा, जे, जे फॉर जमशेद है। हाँ यार नहीं पता, तो वो फिर उसके दादा के दादा, मतलब पापा के पापा के पापा होंगे। 3 जनरेशन है ना बॉस। अच्छा, अगर किसी को इतनी भारी लैंग्वेज नहीं समझ रही है तो ये सिंपल लाइन देख लो। क्या मजाक कर रहा बे? ठीक है, अच्छा मेरा एक काम करो बस,
क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ आज. कल अपन क्लास लेंगे, ठीक है, सेम टाइम. हाँ, काय को 8 बजे? पागल है क्या? अगर सुनो, अगर कल किसी की क्लास नहीं रही तो अपन सोचेंगे छुट्टी के बारे में, लेकिन अगर कल सर की क्लास है तो अपन भी आ रहे, ठीक है. आ ही रहे हो तो 1 घंटा और बैठ जाना. सुनो सुनो सुनो, पेज नंबर 282 एक बार देख लो. मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ. हाँ, मीटिंग लीव कर दो. पेज नंबर 282 क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है. ये चीज तुम लोग नहीं तो भी कम से कम 100 बार पढ़ चुके हो. कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, वो निखिल को मैं अलग से बता दूंगा. नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कैप कॉल्ड अप, पेड अप. किसी को इसका डिफरेंस नहीं समझ में आता तो मेरे को अभी बताओ. फर्स्ट वाला ऑथराइज्ड है भाई, उसमें क्या बताऊं? देखो नहीं समझ रहा उसका. ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जो आप इशू कर सकते हो. आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने बोला कि मेरी कंपनी का 1 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल है तो मैं मैक्सिमम 1 करोड़ तक इशू कर सकता हूँ. इशू करूँ ना करूँ वो मेरे ऊपर है. मैक्सिमम लिमिट मेरी ये है, इसके ऊपर नहीं जा सकता मैं, ठीक है. इशू आप कितना करोगे दैट इज पेड अप, ठीक है. अब ये समझा, क्लियर हुआ? निखिल देखो, मैं पूरे तीनों अलग से समझा दूंगा क्योंकि क्लास में ये रिपीट करना किसी को, सबको समझता है, ठीक है. मैं तेरे को अभी बता दूंगा बैठ के, ठीक. बाकी कोई ऐसा जिसको ये समझने में दिक्कत हो रही है? पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या रहता है, वो साथ में बैठ जाना अभी 5 मिनट, ठीक है. 5 मिनट निखिल रुक जाना, बस मैं तेरे को बता दूंगा ये, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है यार. इसको अपन पढ़ने बैठेंगे ना, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा. चलो, बाकी यू गाइस टेक अ लीव. चल, और कोई क्लास है क्या तुम्हारी? सर अभी समझा रहा हूँ.